यह कहानी है राज की, एक ऑर्डिनरी लड़के की जो एक स्मॉल टाउन से आकर बिग सिटी में अपना एम्पायर बनाता है। राज के पास कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं था, न ही कोई रिच फैमिली, लेकिन उसके पास था एक शार्प माइंड और सिचुएशंस को समझने की एबिलिटी। राज जब पहली बार मुंबई पहुंचा तो उसके पास सिर्फ कुछ हजार रुपीस थे। वो एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी में जॉब मिली। कंपनी का ओनर था मिस्टर शर्मा जी, एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, लेकिन बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाला इंसान। राज ने नोटिस किया कि ऑफिस में हर कोई बॉस से डरता था, लेकिन राज ने एक अलग अप्रोच अपनाया। वो हमेशा क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहता। जब भी मीटिंग्स होती, राज बहुत कम बोलता, लेकिन जो बोलता वो बहुत थॉटफुल होता। एक दिन एक बड़ा क्लाइंट अपसेट हो गया था कंपनी की सर्विस से। सभी एम्प्लॉइज पैनिक में थे, लेकिन राज ने कामली सिचुएशन एनालाइज की। उसने पाया कि प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की थी। राज ने अपने बॉस से कहा कि वो क्लाइंट से पर्सनली बात करना चाहता है। शर्मा जी को लगा कि यह रिस्की है, लेकिन राज का कॉन्फिडेंस देखकर उन्होंने परमिशन दे दी। राज क्लाइंट के ऑफिस गया, लेकिन वो डायरेक्टली प्रॉब्लम की बात नहीं की, बल्कि उसने क्लाइंट की रीसेंट अचीवमेंट्स के बारे में जेन्युइन प्रेज की। क्लाइंट का मूड थोड़ा बेटर हुआ। फिर राज ने केयरफुली प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया। उसने एक्सेप्ट किया कि कंपनी की साइड से मिस्टेक हुई है, लेकिन साथ ही उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन भी प्रेजेंट किया जो क्लाइंट के फ्यूचर नीड्स को भी एड्रेस करता था। क्लाइंट इंप्रेस्ड हुआ राज की अप्रोच से। न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बल्कि क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू किया और एडिशनल सर्विसेज भी बुक की। शर्मा जी राज से बहुत खुश हुए। उन्होंने राज को इमीडिएटली प्रमोट किया और अच्छी सैलरी इंक्रीज भी की। राज को अब अपनी स्मॉल टीम मिली, लेकिन टीम मेंबर्स में से कुछ एक्सपीरियंस थे और उन्हें लगता था कि राज बहुत यंग है। वो राज की अथॉरिटी को चैलेंज करते रहते थे। राज ने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की बजाय एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई। उसने इंडिविजुअली हर टीम मेंबर से बात की। उसने उनको फील कराया कि देयर एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है और उनकी ओपिनियंस मैटर करती हैं। धीरे धीरे राज ने टीम मेंबर्स की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई की। जो पर्सन क्रिएटिविटी में स्ट्रांग था उसको क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स दिए, जो एनालिटिकल था उसको डेटा एनालिसिस का काम दिया। हर पर्सन को लगने लगा कि वो इंपॉर्टेंट है टीम में। राज ने कभी भी अपनी अथॉरिटी फोर्सफुली इंपोज नहीं की, बल्कि उसने टीम मेंबर्स को फील कराया कि डिसीजंस कलेक्टिवली ली जा रही हैं। कुछ मंथ्स बाद मार्केट में एक न्यू कंपेटिटर आया जो बहुत अग्रेसिव प्राइसिंग कर रहा था। कंपनी के कई क्लाइंट्स उस कंपेटिटर की तरफ शिफ्ट होने लगे। ऑफिस में पैनिक एटमॉस्फेयर था। सभी सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन राज शांत था। उसने कंपेटिटर की स्ट्रेटजी को केयरफुली स्टडी किया। राज ने रियलाइज किया कि कंपेटिटर सिर्फ प्राइस पर कंपीट कर रहा है, लेकिन सर्विस क्वालिटी पर फोकस नहीं है। राज ने एक लंबी अवधि की रणनीति बनाई। पहले उसने मौजूदा क्लाइंट्स के साथ संबंधों को और मजबूत बनाया। वो व्यक्तिगत रूप से मिलते थे रहा, उनकी प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली एड्रेस करता रहा। क्लाइंट्स को लगने लगा कि राज की कंपनी में वो सिर्फ कस्टमर्स नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं। फिर राज ने एक और स्मार्ट मूव किया। उसने इंडस्ट्री के कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से कनेक्शंस बनाए। वो इंडस्ट्री इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगा, लेकिन वो कभी भी डायरेक्टली अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं करता था, बल्कि वो दूसरों की हेल्प करता रहता। किसी को गुड कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते तो वो इंट्रोड्यूस करा देता, किसी को मार्केट इनसाइट्स चाहिए होते तो वो शेयर करता। धीरे धीरे इंडस्ट्री में राज की रेप्यूटेशन बनने लगी एक हेल्पफुल और नॉलेजेबल पर्सन की। लोग उससे एडवाइस लेने आने लगे। राज ने इस रेप्यूटेशन का स्मार्ट यूज किया। जब भी कोई पोटेंशियल क्लाइंट उससे एडवाइस मांगता, राज ऑनेस्ट एडवाइस देता, लेकिन सटली अपनी कंपनी की कैपेबिलिटीज भी हाईलाइट करता रहता। एक दिन अचानक कंपनी में बड़ा क्राइसिस आया। एक मेजर प्रोजेक्ट में टेक्निकल फेलियर हो गई और क्लाइंट बहुत एंग्री था। वो लीगल एक्शन की थ्रेट दे रहा था। शर्मा जी कंप्लीटली पैनिक्ड हो गए। वो राज से कहने लगे कि अब कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और बिजनेस बंद करना पड़ेगा। लेकिन राज ने सिचुएशन को डिफरेंटली देखा। उसने रियलाइज किया कि यह एक अपॉर्चुनिटी है अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स प्रूव करने की। राज ने इमीडिएटली एक इमरजेंसी टीम बनाई। उसने सबसे पहले टेक्निकल टीम को प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस कराया। साथ ही उसने क्लाइंट कम्युनिकेशन भी हैंडल किया।
राज ने क्लाइंट के सामने कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की। वो रेगुलरली अपडेट्स देता रहा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसने क्लाइंट को फील कराया कि उनका कंसर्न कंपनी की टॉप प्रायोरिटी है। जब टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राज ने एक स्टेप आगे जाकर क्लाइंट को कॉम्पेंसेशन भी ऑफर किया। साथ ही उसने फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए एडिशनल मेजर्स भी इंप्लीमेंट किए। क्लाइंट इंप्रेस्ड हुआ राज की प्रोफेशनल हैंडलिंग से। उसने न सिर्फ लीगल एक्शन ड्रॉप किया, बल्कि कंपनी की प्रोफेशनलिज्म की प्रेज भी की मार्केट में। इस इंसिडेंट के बाद राज की रेपुटेशन और भी स्ट्रांग हो गई। इंडस्ट्री में लोग जानने लगे कि राज की कंपनी रिलायबल है और डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी डिलीवर करती है। राज ने समझा था कि बिजनेस में रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कभी भी आर्टिफिशियल नेटवर्किंग नहीं करता था। उसका अप्रोच जेन्युइन था। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता था। जब भी कोई पर्सन स्ट्रगलिंग करता, राज उसकी सपोर्ट करता। वो कभी भी इमीडिएट रिटर्न की एक्सपेक्ट नहीं करता था। इससे राज के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लॉयल पीपल का। ये लोग राज की जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते थे और जरूरत पड़ने पर उसकी हेल्प भी करते थे। राज ने यह भी सीखा था कि इंफॉर्मेशन पावर है। वो मार्केट ट्रेंड्स को क्लोजली मॉनिटर करता रहता था, इंडस्ट्री के चेंजेस को पहले से प्रिडिक्ट करता था और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज एडजस्ट करता रहता था। एक साल बाद राज के सामने बड़ा अपॉर्चुनिटी आया। एक मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में एक्सपेंशन कर रही थी और लोकल पार्टनर ढूंढ रही थी। यह बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन साथ ही रिस्की भी था। शर्मा जी डर गए इतने बड़े कमिटमेंट से। उन्हें लगा कि अगर यह डील फेल हो गई तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन राज ने डिटेल्ड एनालिसिस की। उसने मल्टीनेशनल कंपनी की बैकग्राउंड स्टडी की, मार्केट पोटेंशियल असेस किया और अपनी कंपनी की कैपेबिलिटीज ऑनेस्टली इवैल्यूएट की। राज को कॉन्फिडेंस था कि वो ये हैंडल कर सकता है। उसने शर्मा जी को कन्विंस किया कि यह अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। साथ ही उसने प्रॉपर रिस्क मिटिगेशन प्लान भी बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और राज ने बहुत केयरफुली इसे एग्जीक्यूट किया। उसने पहले से ही बैकअप प्लान्स रेडी रखे थे संभावित समस्याओं के लिए। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सेटिस्फाइड थी। उन्होंने राज की कंपनी को लॉन्ग टर्म पार्टनर बना लिया। इससे कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गई, रेवेन्यू मल्टीप्लाई हो गया और राज को इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन मिलने लगी। शर्मा जी ने राज को पार्टनर बना लिया कंपनी में। अब राज सिर्फ एम्प्लॉई नहीं था, बल्कि ओनर भी था। राज की लीडरशिप स्टाइल यूनिक थी। वो कभी भी ऑथोरिटेरियन अप्रोच नहीं अपनाता था, बल्कि वो कोलैबोरेटिव लीडरशिप में बिलीव करता था। जब भी मेजर डिसीजंस लेने होते, राज टीम की ओपिनियंस लेता था, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा वो ही लेता था, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। राज अपनी टीम को एम्पावर करता था। उसने क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की थी। हर पर्सन को पता था कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ ही राज रेगुलर फीडबैक भी देता रहता था। अगर कोई पर्सन वेल परफॉर्म करता तो वो उसकी अप्रिसिएशन जरूर करता था। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत होती तो वो कंस्ट्रक्टिवली उसे गाइड करता था। जैसे जैसे राज की कंपनी ग्रो होती गई, कंपटीशन भी बढ़ता गया। कई एस्टैब्लिश प्लेयर्स को लगने लगा कि राज थ्रेट बन रहा है उनके लिए। कुछ कॉम्पिटिटर्स ने राज के अगेंस्ट नेगेटिव कैंपेन भी चलाया। उन्होंने मार्केट में रूमर्स स्प्रेड किए राज की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। लेकिन राज ने इन सब पर डायरेक्टली रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने अपने वर्क पर फोकस रखा। उसका फिलॉसफी था कि रिजल्ट्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। राज ने अपनी सर्विस क्वालिटी को और भी इंप्रूव किया। उसने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी बनाया। धीरे धीरे मार्केट में लोगों को रियलाइज हुआ कि राज की कंपनी एक्चुअली डिलीवर करती है। राज हमेशा मार्केट चेंजेस के लिए अलर्ट रहता था। जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती या मार्केट ट्रेंड चेंज होता, वो इमीडिएटली एनालाइज करता कि इसका इंपैक्ट क्या होगा उसकी बिजनेस पर। उसने कंपनी में इनोवेशन कल्चर प्रमोट की। टीम मेंबर्स को एनकरेज किया जाता था कि वो न्यू आइडियाज सजेस्ट करें। राज ओपन था एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वेव आया, राज ने इमीडिएटली इसे अडॉप्ट किया। उसने टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स की और टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दी। इससे राज की कंपनी के प्रतिद्वंद्वी से आगे रही। जब दूसरी कंपनीज स्ट्रगल कर रही थीं न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, राज की कंपनी ऑलरेडी अडेप्टेड हो चुकी थी। सक्सेस के साथ राज को रियलाइज हुआ
कि अब उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों की हेल्प करने की। वो यंग प्रोफेशनल्स को मेंटर करने लगा, लेकिन राज का मेंटोरिंग अप्रोच यूनिक था। वो कभी भी डायरेक्ट एडवाइस नहीं देता था, बल्कि वो क्वेश्चंस पूछता था जो मेंटीज को सेल्फ रिफ्लेक्शन करने पर फोर्स करते थे। राज बिलीव करता था कि हर पर्सन को अपने सॉल्यूशंस खुद ढूंढने चाहिए। मेंटर का रोल है गाइडेंस देना, न कि रेडीमेड आंसर्स प्रोवाइड करना। इससे राज के अराउंड एक नेटवर्क बना ग्रेटफुल पीपल का, जो उसकी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते थे। सक्सेस के बावजूद राज ने अपनी पर्सनल वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं की। वो फैमिली टाइम को प्रायोरिटी देता था। वो समझता था कि प्रोफेशनल सक्सेस का कोई मतलब नहीं अगर पर्सनल लाइफ सफर हो रही है। राज नियमित व्यायाम करता था और अपनी सेहत का उचित देखभाल रखता था। उसका मानना था कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व्यवसाय की सफलता के लिए जरूरी है। वो रीडिंग की हैबिट मेंटेन करता था, रेगुलर बुक्स पढ़ता था डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। इससे उसका पर्सपेक्टिव ब्रॉड रहता था और नई आइडियाज भी मिलती रहती थी। जैसे जैसे राज की कंपनी सक्सेसफुल होती गई, उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सीरियसली लेना शुरू किया। उसने कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स शुरू किए, लेकिन राज का अप्रोच कमर्शियल नहीं था। वो जेन्युइनली सोसाइटी की बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता था। उसने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स सपोर्ट किए। राज का मानना था कि सक्सेसफुल होने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है सोसाइटी के टुवर्ड्स। वो रेगुलरली चैरिटी में कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन कभी भी इसका पब्लिसिटी नहीं करता था। आज राज एक सफल उद्यमी है। उसकी कंपनी इंडस्ट्री में रिस्पेक्टेड पोजीशन रखती है। लेकिन राज का जर्नी यहीं नहीं रुकता। राज का विजन है कि वो अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए। उसने एक्सपेंशन प्लान्स बनाए हैं दूसरे कंट्रीज में। साथ ही वो नेक्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहता है। उसने इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया है जो स्टार्टअप कंपनीज को हेल्प करता है। राज की स्टोरी इंस्पायर करती है उन सभी लोगों को जो ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। उसकी जर्नी प्रूव करती है कि राइट एटीट्यूड, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट से कोई भी पर्सन अपने ड्रीम्स अचीव कर सकता है। राज की जर्नी से हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हमेशा रिएक्टिव अप्रोच से बेटर होती है। जो लोग सिचुएशंस को पहले से एनालाइज करते हैं और अकॉर्डिंगली प्लान बनाते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। रिलेशनशिप्स बिल्डिंग करना बिजनेस में क्रूशियल है, लेकिन ये रिलेशनशिप्स जेन्युइन होनी चाहिए। आर्टिफिशियल नेटवर्किंग का कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता। क्राइसिस सिचुएशंस एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव करने की। जो लोग प्रेशर में काम रहकर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, वो दूसरों से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। लीडरशिप का मतलब डोमिनेशन नहीं है। बेस्ट लीडर्स वो होते हैं जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं और उनकी पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेशन सक्सेस के लिए जरूरी है। मार्केट चेंजेस के साथ इवॉल्व करना पड़ता है। पर्सनल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए सक्सेस के लिए। लॉन्ग टर्म में ऑनेस्ट अप्रोच ही सस्टेनेबल होती है। राज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। यह कंसिस्टेंट एफर्ट्स और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस का रिजल्ट होती है। जो लोग पेशेंट रहकर सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाते हैं, वो इवेंचुअली अपने गोल्स अचीव करते हैं। राज का एग्जाम्पल प्रूव करता है कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो है डिटर्मिनेशन और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन। यह था राज का जर्नी, एक साधारण व्यक्ति से एक सफल नेता तक। उसकी स्टोरी इंस्पायर करती है और प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी देती है सक्सेसफुल होने के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक समरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की मजेदार और आसान समझ। यहां आपको मिलेंगी बेस्ट बुक्स की समरी, ताकि आप कम समय में जान सकें बड़ी बातें। तो जुड़िए हमारे साथ, सुनिए, समझिए और बढ़ाइए अपनी ज्ञान की दुनिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। यह है रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरपीस द 48 लॉज ऑफ पावर। पावर क्या है? यह सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स या बिजनेस टाइकून्स के पास ही नहीं होती। पावर हर रिलेशनशिप में, हर कॉन्वर्सेशन में, हर डिसीजन में मौजूद होती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी हो, पावर डायनामिक्स आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी इस रेवोल्यूशनरी बुक में
हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट माइंड्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स का डीप एनालिसिस किया है। नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर क्लियोपैट्रा तक, मकियावेली से लेकर सन त्सू तक, हर युग के पावरफुल पर्सनालिटीज के टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज को समझा है। यह बुक केवल थियोरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम का खजाना है। ग्रीन ने सेंचुरीज के हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, वॉर्स, पॉलिटिकल गेम्स और ह्यूमन साइकोलॉजी के गहरे अध्ययन के बाद 48 टाइमलेस लॉज निकाले हैं, जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। पावर का मतलब दूसरों को हार्म पहुंचाना नहीं है। ये आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, परसुएजन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि ह्यूमन नेचर कैसे काम करती है और आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए इस नॉलेज का एथिकल यूज कैसे कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी रेपुटेशन बिल्ड करें, कैसे अपने एनिमीज को हैंडल करें, कैसे टाइमिंग का सही यूज करें और कैसे अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करें। ये सभी स्किल्स आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में बेहद जरूरी हैं। ग्रीन की राइटिंग स्टाइल बेहद एंगेजिंग है। हर लॉ के साथ फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं जो आपको कैप्टिवेटेड रखेंगी। आप जानेंगे कि कैसे कार्डिनल रिशलियो ने फ्रांस को कंट्रोल किया, कैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया और कैसे मॉडर्न बिजनेस लीडर्स इन एंशिएंट प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। यह बुक कंट्रोवर्सी भी पैदा करती है और यही इसकी स्ट्रेंथ है। कुछ लोग इसे मैनिपुलेटिव मानते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि पावर गेम्स हमेशा से एग्जिस्ट करते रहे हैं। ग्रीन ने बस इन अनस्पोकन रूल्स को ओपनली डिस्कस किया है। चाहे आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हो या सिंपली ह्यूमन साइकोलॉजी को बेटर समझना चाहते हो, यह बुक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो तैयार हो जाइए एक इनक्रेडिबल जर्नी के लिए जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेगी और आपको पावर की रियल नेचर समझाएगी। यह सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट एजुकेशन है जो आपको लाइफ के हर एरिया में एडवांटेज देगी। चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशन को और डिस्कवर करते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर। एक पुराना शहर था जहां सत्ता और नियंत्रण के खेल में माहिर लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते थे। उसी शहर की गलियों में एक नौजवान घूमता था जो अपनी जिंदगी में इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट कमाना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि सिर्फ मेहनत करने से कोई पावरफुल नहीं बनता। असली पावर उन लोगों के पास होती है जो खेल के नियम जानते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें तोड़ भी सकते हैं। वो नौजवान अक्सर एक बुजुर्ग आदमी के पास जाता जो कभी रियासत के दरबार में सलाहकार रह चुका था। उस बुजुर्ग ने कहा, अगर तू वाकई में ऊपर उठना चाहता है तो तुझे लोगों की साइकोलॉजी को समझना होगा। ये दुनिया उस तरह से काम नहीं करती जैसी दिखती है। बुजुर्ग ने पहले ही दिन एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने वजीर को सिर्फ इसलिए सजा दे दी क्योंकि वो खुद को राजा से ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन से उस नौजवान को एक बात समझ आ गई, कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत कर। हर रोज उस बुजुर्ग ने उसे एक नया प्रिंसिपल समझाया जो किसी न किसी कहानी में छुपा होता। जैसे एक बार उन्होंने बताया कि कभी भी अपने इरादे पूरी तरह किसी को मत बताओ। लोगों को अंदाजा लगने दो, लेकिन सच्चाई कभी मत खोलो। इससे क्यूरियोसिटी बनी रहती है और लोग कभी भी तुम्हारे नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। कभी कभी उन्होंने उसे बताया कि एनिमीज को पूरी तरह खत्म करना जरूरी होता है, नहीं तो वो फिर से ताकत इकट्ठा करके वार कर सकते हैं। फॉरगिवनेस सिर्फ तब तक सेफ है जब सामने वाला जेन्युइनली पावरलेस हो, वरना वो तुम्हारी काइंडनेस को कमजोरी समझेगा। एक बार नौजवान ने पूछा, लेकिन क्या मैनिपुलेशन करना गलत नहीं है? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, सिर्फ एक आइडियल दुनिया में सच्चाई और ऑनेस्टी हमेशा जीतते हैं। असली दुनिया में जो लोग गेम समझते हैं वही रूल बनाते हैं, और जो रूल नहीं बनाते वो बस फॉलो करते हैं। धीरे धीरे उस नौजवान ने सीख लिया कि कब किसी को इंप्रेस करना है, कब डिसअपीयर हो जाना है, कब चार्म यूज करना है और कब डर पैदा करना है। उसने यह भी सीखा कि हमेशा खुद को ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हारे पास कुछ खास सीक्रेट हो, चाहे वो हो या नहीं। मिस्ट्री से लोग अट्रैक्ट होते हैं। कई बार उसने इंटेंशनली लोगों को कंफ्यूज्ड किया ताकि वो उसकी इंटेंशंस को डीकोड न कर सकें। कई बार उसने अपने राइवल्स को इनडायरेक्ट तरीकों से डिफीट किया, बिना ओपनली उनसे लड़ाई किए। वो जान गया था कि अटेंशन सबसे बड़ा करेंसी है और उसे कैसे कंट्रोल करना है। उसने अपने आसपास एक ऐसी इमेज बना ली जो हर किसी को इंट्रिग्ड रखे,
लेकिन कोई भी पूरी तरह समझ न सके। कुछ साल बाद वही नौजवान एक पावरफुल व्यक्ति बन चुका था। अब लोग उससे मिलने की अपॉइंटमेंट लेते थे। जो कभी सीधा सादा और इमोशनली ड्रिवन था, अब वो कैलकुलेटेड और स्ट्रेटेजिक बन चुका था। लेकिन उसके अंदर वो इंसान अभी भी था जो सच्चाई से जुड़ा रहना चाहता था। एक दिन जब वह दोबारा उस बुजुर्ग से मिलने गया तो उसने कहा, मैंने वो सब सीख लिया जो आपने सिखाया, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यह रास्ता सही था। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पावर कभी सही या गलत नहीं होती, वो बस होती है। ये तुझ पर है कि तू उसे कैसे यूज करता है। अगर तू उसे सिर्फ कंट्रोल और फियर के लिए यूज करेगा तो लोग तुझसे नफरत करेंगे, लेकिन अगर तू इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन के लिए उसे यूज करेगा तो लोग तुझसे जुड़ेंगे। उस दिन उस नौजवान को समझ आया कि पावर का असली खेल बाहर नहीं, अपने अंदर खेला जाता है। अपने ईगो, इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल करना वही सबसे बड़ी पावर है। उसने अब वो रोल अपनाया जो कभी बुजुर्ग निभाते थे, सिखाने वाला, लेकिन चुपचाप, पर्दे के पीछे से। उसे अब लॉज याद नहीं करने पड़ते थे, वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। हर डिसीजन, हर इंटरैक्शन अब स्ट्रैटेजी से चलता था, लेकिन दिल की आवाज भी कभी कभी उस स्ट्रैटेजी से ऊपर उठती थी। और यही बैलेंस, दिल और दिमाग के बीच, शायद अंतिम शक्ति है। अगर चाहो तो मैं इसका अगला हिस्सा भी लिख सकता हूं, जिसमें और गहरी इंसाइट्स और फिक्शनल घटनाएं हों। तो दोस्तों, हमारी यह इनक्रेडिबल जर्नी यहां समाप्त होती है। आपने अभी तक रॉबर्ट ग्रीन के द 18वीं कानूनों की शक्ति के साथ एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस किया है। यह सिर्फ एक बुक नहीं थी, बल्कि सेंचुरीज के विजडम का एक कंप्लीट कंपाइलेशन था। इन 48 लॉज के थ्रू आपने देखा है कि पावर कैसे काम करती है, कैसे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फिगर्स ने इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया और कैसे आप अपनी डेली लाइफ में इन लेसन्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर लॉ के साथ जो स्टोरीज और एग्जाम्पल्स दी गई हैं, वे आपको यह समझने में हेल्प करती हैं कि ह्यूमन नेचर कैसे कंसिस्टेंट रहती है, चाहे जमाना कोई भी हो। यह बुक आपको एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन देती है कि पावर गेम्स हमेशा से एग्जिस्ट करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अब आप इन गेम्स को समझते हैं। आप अब नाइव नहीं हैं, बल्कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ अपने डिसीजंस ले सकते हैं। रिमेंबर करिए, यह नॉलेज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। पावर का मिसयूज करना इजी है, लेकिन ग्रीन ने हमें यह भी सिखाया है कि लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट के लिए इथिकल अप्रोच जरूरी है। जो लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं, वे अंततः अपना ही नुकसान करते हैं। आपने सीखा है कि रेप्यूटेशन बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कि टाइमिंग का सही यूज कैसे करना है, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है और कि स्ट्रैटेजिक पेशेंस कैसे डेवलप करनी है। ये सभी स्किल्स आपको लाइफ के हर एरिया में एडवांटेज देंगी। बिजनेस में हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स में, करियर ग्रोथ में हो या लीडरशिप पोजीशंस में, यह नॉलेज आपको एक एज देगी। लेकिन याद रखिए, यह नॉलेज आपको हम्बल भी बनाना चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं कि पावर टेम्पोरेरी होती है और कंटिन्यूअसली एफर्ट करना पड़ता है। ग्रीन की यह मास्टरपीस आपको यह भी सिखाती है कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी जरूरी हैं। आप अब बेटर समझ सकते हैं कि दूसरे लोग क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, और आप अकॉर्डिंगली अपने मूव्स प्लान कर सकते हैं। यह बुक एक रेफरेंस गाइड की तरह है, जिसे आप बार बार रिविजिट कर सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट लॉज आपको गाइडेंस देंगी। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे और अपनी एक्सपीरियंसेस गेन करते जाएंगे, आप इन लॉज को डीपर लेवल पर अप्रिशिएट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अब पता है कि पावर सिर्फ पोजीशन से नहीं आती, बल्कि नॉलेज, स्किल्स, नेटवर्क, रेपुटेशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से आती है। आप अब अपनी पर्सनल पावर सिस्टमैटिकली बिल्ड कर सकते हैं। इस जर्नी का अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। अब आपके पास टूल्स हैं, नॉलेज है और पर्सपेक्टिव है। आगे जाकर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे आपकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। रॉबर्ट ग्रीन ने हमें सेंचुरीज का विजडम कंडेंस्ड फॉर्म में दिया है। यह गिफ्ट है जिसका सही यूज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पावर के साथ साथ विजडम भी आई है, और यही कॉम्बिनेशन आपको ट्रूली सक्सेसफुल बनाएगी। तो दोस्तों, इस इनक्रेडिबल ऑडियो बुक एक्सपीरियंस के साथ आपका भविष्य ब्राइट है। आप अब बेटर इक्विप्ड हैं लाइफ के चैलेंजेस फेस करने के लिए। द 48 लॉज ऑफ पावर को सुनने के लिए धन्यवाद।
आपकी सक्सेस जर्नी में यह नॉलेज आपका फेथफुल कंपेनियन बने, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ऑडियो बुक सुनने के लिए। अगर आपको हमारा ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी मजेदार किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल इन द वार बुक्स समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।